Yes, good afternoon, everyone. Okay. Yes, good afternoon, Priyanshi, Kajal, Sheetal, Renuka, Mansi. It is like attendance, Amarjeet, Preeti, Manas. Kya haal hai, Manas? How are you? बढ़िया. चलो नाइस. तो चलिए खेल को आगे बढ़ाया जाए. We were doing articles, है ना? हाँ बिल्कुल. मैं वही जैसे अगर सब कुछ इसमें देखो ना तो बिल्कुल वही लग रहा होता है. सबको गुड आफ्टरनून बोलते हो, नाम स्कूल जैसा लग रहा होता है, अटेंडेंस टाइप का ही. बिल्कुल. ओके. अब याद रहते हैं ना इसी क्लास में कितने लोग हैं, कौन कौन है, कौन थे कल, और ऐसा वाला थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू हो जाता. शुरू में नाम जैसे पता नहीं चल, बाद में याद रहते हैं. अच्छा इस क्लास में ये भी है ऐसा. या फिर तो ऐसा होगा था पर आधा टाइम अटेंडेंस में हो जाएगा फिर. यस गुड आफ्टरनून कीरत. चलिए तो फिर अच्छा हम लोग कल कर रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. यस गुड आफ्टरनून प्रिया. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कर रहे थे हम लोगों ने कल. ओमिशन ऑफ आर्टिकल लास्ट पॉइंट ये वाला देखा था कि विद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये वाला पॉइंट क्या था कि इनके साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते व्हेन दे आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस. ओके. चलिए तो नेक्स्ट आता है इसमें. यानी भी हमारा वही चल रहा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल. ठीक है. तो अभी हम कहाँ कहाँ ओमिट करेंगे आर्टिकल्स को. ठीक है. दिस गुड आफ्टरनून मुंदी. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है. अच्छा ये बहुत तीसरी लास्ट पॉइंट था. हाँ ओके. मतलब हमने क्वेश्चन देखा था इस तरीके करके. गॉट इट. ओके. तो विद द नाउन्स. विद द नाउन्स बोल सकते हो या फिर बिफोर द नाउन्स बोल सकते हो. बिफोर द नाउन्स after the words like declared, appointed, elected, made, एक्सेट्रा. मतलब इस तरीके के वर्ड्स जो आपको दिख रहा है कि किसी को अपॉइंट किया है. और नाउंस जनरली ऐसा ना बिफोर द नाउंस इसका मतलब है कोई पोजीशन जनरली हेल्ड बाय वन पर्सन. इस नाउन का मतलब है कि एक ऐसी पोजीशन को जनरली एक आदमी होल्ड कर रहा है. क्या मतलब हुआ इसका देखो. जैसे कैप्टन. ठीक है. किसी को टीम का कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया तो आप इसमें सेंटेंस ऐसे बोलोगे he was declared captain of the team. He was declared captain of the team. यानी कि एक ऐसी पोजीशन जो अब देखो टीम में कैप्टन तो एक ही होता है ना. ठीक है. तो एक ही कैप्टन होता है. तो जब भी हम किसी को कोई नई पोजीशन दे रहे हैं या फिर बेसिकली एक पोजीशन जो एक किसी भी गिवन प्रीमाइस पे एक इंसान होल्ड करता है
जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं उसे डिक्लेयर किया गया, उसे अपॉइंट किया गया, उसे इलेक्ट किया गया, उसे बनाया गया, तो उसके साथ में हम लोग अच्छा लोग बोलने में यूज करते हैं, ही वाज डिक्लेयर्ड एज द कैप्टन ऑफ द टीम। बोला जाता है ना कई बार ऐसा, ही वाज डिक्लेयर्ड एज द कैप्टन ऑफ द टीम। तो यहाँ पे हम लोग एज द नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट ही वाज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ द टीम। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर द नाउंस, उन नाउंस के बाद, उन नाउंस से पहले जो इन वर्ड के बाद आते हैं, बिफोर द नाउंस आफ्टर द वर्ड्स लाइक दीज, यानी इन वर्ड्स के बाद में जो नाउन्स आते हैं, जैसे डिक्लेयर का कैप्टन आ गया, कोई भी इस तरीके की पोजीशन आ गई, उसके साथ में आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे अगर मैं बोलना है ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक है, ऐसे टाइम पे विल नॉट यूज एनी आर्टिकल। अब वैसे आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, आर्टिकल लगे, जैसे अगर आप अपने प्रिंसिपल को देखते हो तो आप ऐसे बोलोगे ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। जैसे अगर आप कहीं बाहर मिले, कहीं आप किसी को बताना चाह रहे हो कि कौन है, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तब तो दाल लगाओगे, दैट इज वन थिंग, तब तो दाल लगाओगे। बस ऐसा है कि जब इस तरीके से यूज किया जाएगा, इस तरीके से बोला जाएगा, तब हम दाल नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, something like this। हाँ, yes, as the will be wrong, yes मानसी। ठीक है, as the हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, समझ में आ गई। ठीक है, तो मोस्टली लोग मोटे मोटे इनके साथ में याद रखते हैं कि विल नॉट यूज आर्टिकल दीज थिंग्स। चलिए नेक्स्ट आता है, तो बाकी में नॉमिनेशन वाले पॉइंट्स हमने कल देख लिए थे और इजी ही थे कि कहाँ का यूज नहीं करना है, मतलब मोस्टली हमें जनरल सेंस से, कॉमन सेंस से पता चल रहा था कहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा यस प्रीति, द रॉन्ग साइंटिस्ट में। देखो इस पे अगर क्वेश्चन आएगा ना, इफ यू एवर गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, कुछ भी बोल देंगे, he was declared as the captain of the team। इस तरीके से लिखा होगा, लास्ट में नो एरर। ठीक है ना, तो बस आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें से आपको इसे रिमूव करना होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दा लगा हुआ है, हमें दा लगाना नहीं है यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग। ही वाज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ द टीम, एक बार को एस चल जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग एस के साथ कंटिन्यूशन में दा लगाते हैं, इसलिए हम एस का भी पूरा यूज नहीं करते। ठीक है, तो दा यहाँ पे यूज नहीं होगा, एक बार को एस सही मान लिया जाता है, बट स्टिल ये भी यूज नहीं किया जाता। तो आप डायरेक्ट बोलोगे ही वाज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है, तो दा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर हुआ दीदी, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स में क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग। अब इसमें डिफरेंस आप सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, इन दोनों में डिफरेंस क्या, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग।
बिल्कुल सही। पहले वाले में क्या है, वी हैव जस्ट वन डॉग जो ब्लैक और व्हाइट कलर का है, एंड दूसरे वाले में देयर आर टू डॉग्स, एक ब्लैक और एक व्हाइट। बिल्कुल सही है ना। तो ये इसके डिफरेंस, और मतलब ये एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है, इफ यू स्पीक इट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो समझ में आ जा रहा है खुद इसमें देख के ना। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है इसमें, अगर कोई बोलता है द मैनेजर एंड cashier is absent today, ठीक है। द मैनेजर एंड कैशियर इज एब्सेंट टुडे, इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो जब हम द यूज करते हैं, ठीक है, आपने अब देखो मैनेजर और कैशियर क्या है, पोजीशंस है, दीज आर पोजीशंस, ये किसी का नाम नहीं है, ठीक है। दोनों एब्सेंट हैं, मैनेजर और कैशियर दोनों एब्सेंट है, सारे एब्सेंट हैं। चलो देखो मैनेजर और कैशियर दोनों एब्सेंट नहीं है, यहां पे देखो ये समझ में आ रहा है, द मैनेजर एंड कैशियर इज एब्सेंट टुडे, इज लिखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि ये जो पोजीशंस हैं ये एक ही आदमी के पास है, मतलब जो मैनेजर है वही कैशियर है, तो मैनेजर इज ऑल्सो मैनेजिंग द कैश, ठीक है। तब आप इस तरीके से बोलोगे मैनेजर एंड कैशियर इज एब्सेंट टुडे। यहां पे क्या है, मतलब देयर इज वन पर्सन who is the manager as well as the cashier। एक इंसान है जो मैनेजर भी और कैशियर भी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं दूसरे सेंटेंस दूंगा इस तरीके से, मैनेजर एंड द कैशियर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। हाँ, तो जब आप इस तरीके से लिखोगे द मैनेजर एंड द कैशियर, जब दो बार आर्टिकल यूज करोगे द, तो इसका मतलब क्या है, एक दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ पे क्या है, एक ही इंसान के पास दो पोजीशन है, एक ही पर्सन है जो, तो यहाँ पे क्या हो गया, वन पर्सन, ठीक है। किससे पता चल रहा है, एक बार द यूज करो इससे पता चल रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने दो बार यूज किया द मैनेजर एंड द कैशियर, यहाँ वी हैव टू पर्संस, यानी डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब, तो मैनेजर के लिए अलग पर्सन है और कैशियर के लिए अलग पर्सन है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल अभी क्या है, नहीं पोजीशन है, किसी का नाम तो है नहीं, देखो नाम के साथ होता तो बात अलग थी, ऐसी कोई चीज है तो, बट वी आर गिविंग ए पोजीशन, और एक पोजीशन अगर एक से ज्यादा इंसान होल्ड कर सकता है तो फिर उसी तरीके से दिखाया गया यहाँ पे, गॉट इट। हाँ डिफरेंट हो तो दो बार यूज करना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आई जस्ट टेल यू कि क्वेश्चन कैसे आता है इस पे। क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, द पोएट एंड फिलोसोफर हैव अराइव्ड, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे द पोएट एंड फिलोसोफर हैव अराइव्ड, तो पढ़ने में तो एक बार कैसे लगेगा हमें कि देयर आर टू पीपल, देयर आर टू पर्संस, कि भी पोएट और फिलोसोफर दोनों का ऐसा, ठीक है। लेकिन हाँ हमें पता है अभी क्या है कि वी आर यूजिंग द वन टाइम, तो इसका मतलब पोएट और फिलोसोफर क्या है, एक ही पर्सन है, बिल्कुल सही। तो वी यूज सिंगुलर हियर, तो द पोएट एंड फिलोसोफर हैज अराइव्ड, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस को कभी भी हम ऐसे करेक्ट नहीं करेंगे कि द फिलोसोफर लगा दें, क्योंकि सही तब भी हो जाएगा। हम लोग हमेशा क्या चेंज करेंगे, हमेशा हम लोग वर्ब चेंज करते हैं, ठीक है। वी विल नॉट चेंज द नाउंस, वी कैन नॉट चेंज द नाउंस, वी आर नॉट अलाउड टू चेंज द नाउंस, हम वर्ब चेंज करेंगे इसके अंदर, ओके। ओके देखो क्या इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास है सेंटेंस, जब आप ऐसे बोलते हो ना, आई हैव अ ब्लैक
एंड व्हाइट डॉग, तो यहाँ पे आप एक ही बार आर्टिकल यूज करो, तो मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट डॉग है, इस सेंस में होता है वो यूज। ठीक है, मेरे पास एक लाइक अब आप एक बार आपने ए लिखा है, इसका मतलब वो शो कर रहा है मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट डॉग है। यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास एक ब्लैक और एक व्हाइट डॉग है, क्योंकि एक जब हम इस आर्टिकल की बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल ए, तो आपने देखा था ना हम लोगों ने इसका यूज किस तरीके से किया था कि वन समथिंग, यानी कोई चीज एक ऐसा। ठीक है, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे दिखा रहा है कि एक डॉग है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, और यहाँ पे एक ब्लैक और एक व्हाइट। गॉट इट? ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलता है। और क्योंकि अगर देखो इस वाले में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना, व्हाट ही विल आस्क यू, अगर मान लो इतना छोटा सा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से पूछते हैं बस, ऐसे कर दिया ये, दिस इज ए बी सी एंड डी की बात करें तो एसएससी में यू हैव टू टेल, एसएससी बैंकिंग में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, और बैंकिंग में यू हैव 5 ऑप्शंस एंड एसएससी में देयर आर 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो एबीसीडी आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपने पढ़ा द पोएट एंड फिलोसोफर हैव अराइव्ड, आपको पता है कौन से वाले पार्ट में एरर है, यहाँ पे हैज आना चाहिए, तो इसका मतलब सी पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है सेंटेंस सही है तो आप डी पार्ट लगा दोगे, यानी कि नो एरर। तो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब मोस्टली मिलता है एग्जाम में, ज्यादा अगर एरर्स में आ रहा है तो। बाकी तो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, हम लोग एसएससी वाली जो क्लास होती है उसमें भी क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना प्रियंका? देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस आपने, ऑप्शन मतलब इसी तरीके से आते हैं और आपको क्लिक करना होता है कि आपके अकॉर्डिंग जो सही आंसर उस पर। हाँ, यस। अगर यहाँ पे देखो, अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, द पोएट एंड द फिलोसोफर, तो और लिखा होता है हैव अराइव्ड। ठीक है, सेंटेंस आपका एकदम सही होता, गलत नहीं होता। द पोएट एंड द फिलोसोफर हैव अराइव्ड, सेंटेंस करेक्ट। ठीक है, द थिंग इज कि हम लोग जब भी सेंटेंस में चेंजेस करते हैं, नहीं अब देखो हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने दा लगा दिया, इसी का मैं आपको बता रहा था कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर एक ही पसंद है तो हम एक ही मानेंगे, अभी नहीं कह सकते भाई दो मना ले रहे हैं। चलो, क्योंकि सेंटेंस को अगर करेक्ट करना होता, मतलब एक बार ऐसे, चलो ऐसे देख लेते हैं, मान लो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिला हुआ है, मतलब ये नहीं मान लो यहाँ पे, चलो नीचे फिर से कर लेते हैं, मान लो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है, और अब आपको पता है कि आप इसे दो तरीके से सही कर सकते हो। एक तो जैसे हमने यहाँ पे किया, इसे है के, एक आप यहाँ पे द ऐड कर सकते हो तो भी ठीक हो जाएगा, बट वी आर नॉट अलाउड टू ऐड द। हम लोग फैक्ट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सेंटेंस पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि एक ही आदमी है, द पोएट एंड फिलोसफर, ये क्या है, सिंगल पर्सन है, ठीक रहेगा। हम यहाँ पे कर देंगे सिर्फ दो लोग बना देंगे, तो क्वेश्चन अगर एक ही इंसान की बात कर रहा है तो हम उसे दो नहीं कर सकते। हम क्या सही कर सकते हैं, हम यहाँ पे वर्ब चेंज कर सकते हैं, हमने केवल इतना ही अलाउड चेंज करना, वर्ब चेंज कर देना, हम फैक्ट चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे दान लगाएंगे। ऑल दो, हालांकि पता है कि अगर दा होता तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें। ठीक है ना? तो अगर ऐसे कोई सेंटेंस मिलता है, द पोएट एंड द फिलोसोफर हैव अराइव्ड, तो सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि द पोएट लिखा, द फिलोसोफर लिखा, अब कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए, तो उसके साथ आप प्लूरल ही यूज करोगे। नाइस, चलिए तो फिर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, बाकी कुछ क्वेश्चंस हो गया, बाकी कोई चीज होगी हम लोग एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेंगे उसे। वैसे एक चीज हमें बतानी है, इसका यूज देखा हम लोगों ने, लिटिल और लिटिल द लिटिल।
नहीं, देखो वैसे तो ये एडजेक्टिव्स हैं, वैसे दीज आर एडजेक्टिव्स, बट इसमें देखो आर्टिकल यूज करते हो तो इसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं, वरना हम एडजेक्टिव नहीं समझते, तो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाते हैं हमें। तो हाँ, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो एक चीज तो पता चल रही है, लिटिल अगर हम वर्ड यूज करें, लिटिल का मतलब कम है। अच्छा, जैसे लिटिल होता है ना, वैसे फ्यू भी होता है। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है? लिटिल हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ में, और फ्यू यूज करते हैं काउंटेबल के साथ में। फ्यू पीपल, फ्यू पर्संस। ठीक है, और लिटिल आप यूज बोलोगे अनकाउंटेबल के साथ में, देयर इज लिटिल वाटर, तो लिटिल मतलब कम पानी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करते हो। अब देखो क्या होता है, इनके इनमें डिफरेंस क्या है, डिग्री का डिफरेंस होता है, और लिटिल मतलब ज्यादा कम। ओके, मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, तो लिटिल को हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, इससे शुरू करने से पहले, अगर हम बोल रहे हैं लिटिल और लिटिल द लिटिल, जब दोनों में, तीनों में वर्ड लिटिल आ रहा है, इसका मतलब कोई चीज ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा होती तो हम लिटिल वर्ड यूज नहीं करते, हम कुछ इस तरीके से बोलते कि कुछ ज्यादा ही बोलते ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस केवल डिग्रीज का है, क्योंकि लिटिल वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब चीज ज्यादा तो ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन क्या डिफरेंस है इनमें वो देखना है हमें। ठीक है, तो लिटिल का मतलब होगा नॉट मच, हार्डली एनी। ठीक है, ये आपका यूज होता है इन द नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन में यूज करते हैं, जैसे उनके कंपैरेटिव, एक्चुअली में डिफरेंस होता है वो कंपैरिजन वाला ही होता है। ठीक है, कि कितना है, डिग्रीज वाला अंतर। तो लिटिल का मतलब क्या होगा, नॉट मच, हार्डली एनी। जब हम किसी चीज के लिए बोलते हैं ना बहुत कम, तो आप लिटिल यूज करते हो। जैसे देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच। ठीक है, देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच। अब देखो, हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि मैच जीतने की कुछ उम्मीद है, नहीं, हमें इसे बोलेंगे मैच जीतने की बहुत कम उम्मीद है। तो लिटिल यूज किया जा रहा है, इसका मतलब होगा बहुत कम, कुछ नहीं होगा। अब मैं बोलता हूँ अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स नॉट मच। नॉट मच इसलिए लिख रहा हूं बार बार, ताकि ऐसा ना लगे कि कुछ ज्यादा है इस बार, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, कम ही है। लेकिन हम इसे सम वाले सेंस में यूज कर लेते हैं, नॉट मच बट सम, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में होता है, जहां हम बोल पाते हैं कुछ उम्मीद है। तो आप इसमें बोलोगे देयर इज अ लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच। ठीक है, कि मैच जीतने की कुछ उम्मीद है, इस तरीके से आप इसे यूज करते हो। तो अ लिटिल का मतलब क्या हो जाएगा, सम, यानी कि पॉजिटिव सेंस में। तो लिटिल का मतलब बहुत कम उम्मीद है, और इसका मतलब क्या है, कुछ उम्मीद है। तो देखो, एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने लिटिल और लिटिल दोनों यूज कर लिया, बस अंतर किसका है, अंतर है उस लिटिल की डिग्री का, कि कितना कम है ऐसा। ओके, अब आता है द लिटिल। ठीक है, द लिटिल अगेन, नॉट मच बट ऑल देयर इज। ठीक है, ऑफकोर्स ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना है उतना सब। ठीक है, अब देखो कैसे यूज करेंगे, मतलब जितना है, ऑफकोर्स जब लिटिल वर्ड यूज करो तो ज्यादा नहीं है कोई चीज, बट स्टिल वी आर सेइंग कि भाई जितना है उतना सबकी बात करें। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, द लिटिल होप ऑफ विनिंग मैच was lost when Dhoni got run out। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया कि जितनी भी उम्मीद थी द लिटिल, ऑफ कोर्स ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी सारी उम्मीद लॉस कर दी हमने। ठीक है, जब धोनी रन आउट हो गया। अब देखो इसकी डिग्रीज में डिफरेंस, लिटिल मतलब बहुत कम, अ लिटिल मतलब कुछ, एंड द लिटिल मतलब जितना है उतना सब।
ठीक है, तो द लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच वाज लॉस्ट व्हेन धोनी गॉट रन आउट। समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से यूज करते हैं इसे। अब देखो यही डिफरेंस सेम आ जाएगा किसमें, जब हम फ्यू की बात करते हैं। फ्यू भी तो किसी सेंस में यूज होगा। फ्यू क्या करता है, अब फ्यू ये इसी की बात करेगा काउंटेबल वाले सेंस में। तो देखो फ्यू अगर मैं लिखता हूं, देखो उसमें मैंने लिखा था नॉट मच, क्योंकि मच हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ में। यहां पे हम लिखते हैं नॉट मैनी, क्योंकि मैनी किसके लिए दिखाता है, मैनी दिखाता है काउंटेबल। नॉट मैनी, हार्डली एनी, अगेन नेगेटिव सेंस में। नंबर्स के लिए, यस, नंबर्स के लिए यूज करेंगे काउंटेबल वाले सेंस में। तो जैसे अगर मैं बोलता हूं एक सेंटेंस, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट क्या मतलब होगा, बहुत कम लोग हैं जो सीक्रेट रख सकते हैं। ठीक है, फ्यू पर्सन्स मतलब बहुत कम, नेगेटिव सेंस में बोलते हैं बहुत कम। यही अगर मैं बोल दूं अ फ्यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, बट सम, है ना। हाँ, कुछ उसी वाले सेंस में यूज होगा, बिल्कुल। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। इसमें हम क्या बोलेंगे, अ फ्यू पर्सन्स, अ फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। ठीक है, तो भाई सेंटेंस वही है, बस हमने क्या किया, डिग्री चेंज की। यहाँ पे क्या था, बहुत कम, यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं जो सीक्रेट रखते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे द फ्यू। काफी हो गए, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन वो जितने हैं उतने सब की बात कर रहा हूं मैं। तो द फ्यू, नॉट मैनी, बट all there are. Okay, so how does it work? The few poems he has written are of great excellence. तो किसी इंसान की बात चल रही कि उसने ज्यादा पोएम तो नहीं लिखी है, लेकिन जितनी भी लिखी है, द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन, द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस। तो जितनी भी लिखी है वो सारी पोएम्स कैसी हैं, एक्सीलेंट है, मतलब ग्रेट एक्सीलेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो, वो हो गया हमारा अनकाउंटेबल लिटिल। वैसे हमारे इसलिए हो गया फ्यू। फ्यू अगेन बहुत कम लोग, अ फ्यू मतलब कुछ लोग, एंड द फ्यू मतलब जितने हैं उतने सब। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लो, मतलब ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे आप बोलोगे द फ्यू students who were present in the auditorium were wearing white t-shirts। ठीक है, कि जो भी थोड़े बहुत स्टूडेंट थे वो सारे क्या पहने हुए थे, वो सारे व्हाइट टी शर्ट पहने थे। तो जब भी आप बात करोगे सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड करके, तो आपका मतलब आएगा द फ्यू। द फ्यू मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे व्हाइट टी शर्ट पहने थे। तो इस तरीके से आप जितने होते हैं सबके लिए इंक्लूड करोगे। हाँ बिल्कुल, आप सेंटेंस को पढ़ोगे, सेंटेंस को रीड करोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या यूज करना है, यानी सेंटेंस का सेंस समझना जरूरी है। और अभी हम लोग इतने सारे सेंटेंसेस पढ़ते हैं, तो ये समझना, मतलब ये आइडिया लगाना आसानी होगा कि आप सेंटेंस पढ़ के यू कैन डिसाइड यहाँ पे क्या आना चाहिए, अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू। बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी मैं समझाता जाऊंगा कि किस तरीके से पता चल रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई हिंट ऐसा होता है वेर यू कैन डिसाइड यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, बाकी डिग्री समझ में आ गई होगी, द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू की। कोई डाउट कैसे भी, क्लियर है सबके लिए? यस सर। ओके, चलिए नाइस। तो ये था हमारा आर्टिकल्स। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं साथ में, है ना।
चलिए, so let's look at these questions. Yes, बिल्कुल सही. In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. कि भाई साइंस के अंदर क्या होता है, क्रेडिट उस इंसान को जाता है जिसने ये काम किया. हम डिफाइन कर रहे हैं किस इंसान को जाता है. तो हमने ये देखा था कि जब हम लोग इस तरीके का बोलेंगे तो हम द लगाएंगे. हम डिफाइन करेंगे किसी पर्सन के बारे में कुछ, तो यहाँ पे हमने बोला इन साइंस द क्रेडिट गोज टू मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom the idea first occurs. तो उस इंसान को जाता है जो दुनिया को कन्विंस कर लेता है किसी आइडिया को लेके. तो हम डिफाइन कर रहे हैं किस इंसान को जाएगा, तो उसके साथ में दा लग जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. सर नेक्स्ट में द वार नहीं अवार. अवार होता है ये. क्यों होगा? बिकॉज सर ये मतलब स्पेसिफिक नहीं है. वॉर हो सकता है ना. हाँ, कोई भी वॉर हो सकती है. कोई भी वॉर हो सकती है, बिल्कुल सही. हाउ बैड इट वाज. तो हम इसे एक जनरल सेंस में बोल रहे हैं क्योंकि किसी स्पेसिफिक वॉर की बात नहीं हो रही. ठीक है, वरना अगर स्पेसिफिक वॉर की बात हो रही होती तो हम यहाँ पे भी वॉर लगाते हैं ना, कि जब युद्ध खत्म हो गया था तब लोगों को रियलाइज हुआ कि कितना बुरा था. तो बिल्कुल सही, इट इज ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर. कि कोई भी वॉर जब एंड हो जाती है तब लोगों को रियलाइज होता है कि वो कितना बुरी थी. बिल्कुल सही. तो द वॉर की जगह आ जाएगा अ वॉर. सर थर्ड वाले में बेटर के साथ द आएगा. यस, बिकॉज़ कंपैरेटिव. कंपैरेटिव डिग्री के साथ. यस सर. ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर. हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द कहाँ आता है. तो हमने कहा था जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं कि इन दोनों में से ये ज्यादा अच्छा है, तो ऑफ द टू आंसर्स यानी इन दोनों आंसर्स में से दिस इज डेफिनेटली द बेटर. ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली द बेटर. यहाँ पे द आ जाएगा. याद बोला सेंटेंस क्या था हम लोगों ने, ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू गर्ल्स शी इज द बेटर सिंगर. उससे वो वाला सेंटेंस है ये. यानी दो को कंपेयर करके एक को सिलेक्ट करना. यस, इसलिए इसके साथ में दा लग जाएगा. एंड सर इसमें फ्यू फ्रेंड्स है, तो फ्यू फ्रेंड्स मतलब नेगेटिव हो गया. यहाँ बहुत कम फ्रेंड्स हो जाएगा उसका मतलब. और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, he is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at Patna. कब बने थे दोस्त? जो दोस्त पटना में बने थे. एक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ना, क्या होना चाहिए? द फ्यू. बिल्कुल सही. यस. मानसी, ऋषिका. यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? द फ्यू. So he is unfortunate enough to lose the few friends he made during his stay at Patna. ठीक है, यानी जो दोस्त वहां बने थे वो अब टच में नहीं है, ऐसा कुछ है यहाँ पे. ओके. सर द फॉलोइंग मंथ नहीं आएगा ना शायद. I have been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month. सर कुछ सेकंड के बाद अच्छा चलो ठीक है. सब पहले इसमें आंसर देना शुरू करेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे. चलो ठीक है. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा फिफ्थ वाले में? अ फॉलोइंग मंथ. नो. यस मानसी, करेक्ट. नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट. अब इसे ध्यान रखा जाएगा. आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ.
द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट वन, इस तरीके से आप जब भी यूज करोगे इसके साथ में द लगेगा, ठीक है। तो एकदम ठीक है, इसमें एरर नहीं है क्योंकि मंथ डिफाइन हो गया यस कि अगले महीने। तो वैसे ही लिखा है ना, द फॉलोइंग मंथ हो, द नेक्स्ट मंथ हो, द प्रीवियस मंथ हो, इसके साथ में आप द लगाओगे क्योंकि डिफाइन हो गया मंथ। बिल्कुल सही, ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। द विल बी रिमूव फ्रॉम टाइम लाइन। हमने देखो द लिखा बिकॉज हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं कि अपने टाइम का बेस्ट आर्टिस्ट था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा कुछ बोला गया है। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। हो सकता है किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जिम्मेदार लगाया यहाँ पे तो ये तो चलेगा। तो द बेस्ट आर्टिस्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, द बेस्ट आर्टिस्ट बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इज द बेस्ट आर्टिस्ट। देखो सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन दिख रहा है कि हम सारे आर्टिस्ट में से बोल रहे हैं कि अपने समय का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट था। अनफॉर्चुनेटली अभी भी देखो क्या सुपरलेटिव डिग्री है, तो बिल्कुल सही। यस मानसी काजल, यहाँ पे क्या देगा, द लीस्ट। हाँ, तो इस करके यहाँ पे क्या होगा, द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। He is the best artist of the time, but unfortunately the least recognized. Yeah. देखो इसमें अगर हम बात करते हैं एरर की, वट एवर यू फील लाइक, आपको लग रहा है कहीं पे कुछ गलत है, तो अगर कुछ रिमूव करना है तो रिमूव भी करते हैं, हमें ऐड करना है ऐड भी कर सकते हैं। इसके लिए सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, तो हम ये देखते हैं मिनिमम चेंज करके, किसी भी सेंटेंस के अंदर चेंज करके हम कैसे सही कर सकते हैं उसे। So next day he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. The very bad news नहीं होगा। अच्छा चलो मैं एक हिंट देता हूँ, न्यूज जो होता है अनकाउंटेबल होता है। सर ए आ जाएगा ना, यहाँ अनकाउंटेबल है तो। ये तो लिखा है ना, देखो सॉरी सर, ए नहीं आएगा, सॉरी सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे, सर। ठीक है, ये हट जाएगा। तो ही सेड, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ तो आप उसमें ए लगा नहीं सकते, क्योंकि ए तो वन के लिए बोलते हैं हम लोग, तो जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसके बाद आप ए या एन कुछ नहीं लगाते। तो ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम वेरी बैड न्यूज। ए यहाँ से हटा देंगे आप, ठीक है। तो वहां से नहीं, देखो वहां से हम इस तरीके का तो हम चेंज करने की बहुत कम मौका मिलता है हमें कि हम टेंस चेंज करें, टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज देखो, ही फेल्ट नर्वस में है, तो कोई काम जो पहले ही हो चुका होगा, वो नर्वस फील कर रहा था क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बुरी खबर दी थी, और पहले ही दे चुका था इसलिए हैड होगा, वो तो सही है। तो ये हम लेंगे अनकाउंटेबल के साथ में, वी विल नॉट यूज ए और एन। A will be removed from what? I don't like that type of man. Yes, I don't like that type of man होता है, बिल्कुल सही। याद रखो, ये पता है, ये कुछ इस तरीके के ये फ्रेजेस समझ लो और एक्सप्रेशंस ऐसे समझ लो, ये हमेशा ऐसे होते हैं कि इसी तरीके से लिखे जाते हैं। आप कभी भी ए नहीं लगाते यहाँ पे, किसी भी चीज में नहीं। दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, दैट टाइप ऑफ मैन, दैट टाइप ऑफ ड्रेस, कुछ भी आप यूज करते हो, टाइप ऑफ अ ड्रेस नहीं होगा, टाइप ऑफ अ मैन नहीं होगा। बिल्कुल सही है ये भी इस तरीके का आएगा, ये भी ऐसा आएगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, वैसे तो हम लोग इसे आगे पढ़ते हैं, बट हो सकता है हमें जरूरत पड़े तो हम अभी सीख सकते हैं उसे, या मैंने बताया या नहीं मेरे को पता नहीं। अगर ए लिखा होता ना, अ टाइप ऑफ मैन,
वुमेन ज्यादा होती हैं वर्जित किस चीज में? फॉल्ट्स इन अदर्स, आई डोंट लाइक दैट ऑफ फॉल्ट, सभी फॉल्ट निकालते हैं आजकल तो यार। ये चीज बिल्कुल यूनिसेक्स है, हर कोई इस तरीके का फॉल्ट निकालने में लगा है। अ टाइप ऑफ मैन, ठीक है, ए लगाया, ए देखो आपको क्या पता है, सिंगुलर दिखा। टाइप, टाइप्स भी लिखा हमने, ए भी सिंगुलर है, और ए भी कैसा आएगा फिर, नाउन से सिंगुलर ही आएगा। यानी कि ए हो गया, दिस हो गया, दिस भी सिंगुलर दिखाते हैं ना, दिस दैट एक्सेट्रा, मतलब इस तरीके को कुछ भी जो सिंगुलर दिखा है। टाइप, सॉर्ट, काइंड, टाइप सॉर्ट काइंड, ये इस तरीके से यूज करते हैं, टाइप ऑफ समथिंग, सॉर्ट ऑफ समथिंग, काइंड ऑफ समथिंग, एक ही जैसे वर्ड्स हैं ये वाले। इसके साथ में आप ऑफ लगाते हो और जो भी नाउन आता है वो भी कैसा होगा आपका, सिंगुलर होगा। तो देखो ये भी सिंगुलर, सिंगुलर, ऑल सिंगुलर, यानी कि सारी चीजें सिंगुलर रहेंगी या फिर सारी चीजें प्लूरल रहेंगी। ऑल, दीज, दोज, इस तरीके के कोई वर्ड्स हो गए। सर्टेन हो गया, सर्टेन टाइप्स ऑफ समथिंग, सर्टेन भी आपको पता है, आपको प्लूरल दिखाता है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप यूज करते हो यहाँ पे क्या आएगा, टाइप्स, सॉर्ट्स, काइंड्स, ठीक है। इसके साथ में आप ऑफ लिखोगे, देन व्हाट विल डू, जो भी नाउन आएगा इट विल ऑलवेज बी प्लूरल, ओके। नाउन आपका कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। सो इट्स क्वाइट क्लियर कि जब आप प्लूरल यूज करो तो एवरीथिंग शुड बी प्लूरल, दिस इज प्लूरल, दिस इज प्लूरल एंड दिस इज प्लूरल, ठीक है। सो दिस इज सम यूजफुल स्टफ, आपको पता होना चाहिए, लिखते समय भी बोलते समय भी। ग्रामर यूज कर रहे हो बहुत एक अलग चीज हो गई, बट स्टिल अगर आप बोल भी रहे हो ना, यू आर यूजिंग इट इन योर डेली लाइफ, तब भी आप सही बोलो, उसके लिए है ये, ठीक है। तो दिस इज सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। एरोस भी आते हैं इस पे। बाद लिखा है सॉर्ट, टाइप ऑफ समथिंग, सॉर्ट सुना है ना, दिस सॉर्ट ऑफ समथिंग, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, एनीथिंग, टाइप, सॉर्ट, काइंड, ठीक है। क्लियर है प्रियंका? ठीक है, तो यस यू कैन कीप दिस इन माइंड, बिल्कुल याद रख सकते हो इसे। क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ मैन हो जाएगा, यानी कि हम अब हम इसके बाद कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ऐसे वाले क्वेश्चन में कि कहीं एमिएनमेंट तो नहीं आएगा या फिर ऐसा कुछ। एक्सरसाइज में क्यों कंफ्यूजन है, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज नहीं करते। अरे देखो मेरी बात सुनो, इतना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, सीरियसली ऐसे इतना स्ट्रिक्टली होके बिल्कुल कि पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना कुछ नहीं, बहुत चिल होके करो, रूल्स पढ़ो, अभी लैंग्वेज है, भाषा है, नेक्स्ट टाइम आपको इसे याद रहेगा, इसे याद रखने में कोई मुश्किल थोड़ी है। सिंगुलर, टाइप ऑफ समथिंग, अब हम क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन भी याद रहेगा। और मान लो अगर नहीं रहता है तो दो चार बार क्वेश्चन गलत होंगे, आंसर देखोगे समझ में आ जाएगा, तब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपको आप हर एक क्वेश्चन आ दो, क्योंकि अभी तक हमने रूल्स पढ़े, एग्जांपल्स देखे हैं, बीच में एक दो क्वेश्चन भी किए हैं, बट स्टिल आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप हर एक आंसर बताते रहो। ये ऐसा है कि अब हम तो देख रहे हैं कि आपको पता चले कि हाँ इस पे क्वेश्चन आते कैसे हैं, दैट्स इट, इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। तो अगर आप आंसर बता दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर जब मैं बता दे रहा हूँ तो आप ध्यान रखना कि हाँ ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम उस पर ये चीज करेंगे, और यही चीज आपको आगे प्रैक्टिस करते समय भी करनी है। तो अभी एकदम क्वेश्चन करते समय आंसर नहीं निकलता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना है, बस ऐसा है, ठीक है। तो सारी चीजें तो इतना ज्यादा एकदम सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आराम से मजे से पढ़ो, दोबारा पढ़ दो, उसे याद हो जाता है सब कुछ, ठीक है। कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो एक्सरसाइज है ना, आई विल सेंड यू, और देख लेना जो क्वेश्चंस, जो भी रूल्स है ना, कि जहां पे जो भी लग रहा है वो सब याद हो जाएंगे फिर, ये है, ठीक है। तो हाँ, क्या होगा नेक्स्ट वाले में, he claims to be a linguist but in reality does not even know the ABC of linguistics। लिंग्विस्ट नहीं होगा। अब देखो सेंटेंस को समझो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो अपने लिए एक लिंग्विस्ट बात आता है, वो कहता है, वो ऐसा क्लेम करता है कि वो एक लिंग्विस्ट है। तो हम ऐसे जब इफेक्ट के साथ बोलते हैं सेंटेंस वो एक लिंग्विस्ट है, तो एक लिंग्विस्ट के लिए हम लोग लगाएंगे, ठीक है। He claims to be a linguist but in reality, असल में वो एबीसी भी नहीं आता लिंग्विस्टिक्स की,
किस चीज की? लिंग्विस्टिक्स की। इसलिए हमने एबीसी के साथ दा लगा दिया, ठीक है। ये हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि उसे इसकी एबीसी भी नहीं पता है, तो हम बता रहे किस चीज की एबीसी नहीं पता, इसकी एबीसी नहीं पता, इसलिए उसके साथ दा लगा दिया। और यहाँ पे ए का यूज एकदम सही है, देयर इज नो एरर। ठीक है, सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कोई भी चीज समझ में आए पूछते चलने पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। There were a number of pretty girls in the party, but it was Ragini who remained a center of attraction. Center of attraction to the center of attraction. बिल्कुल सही। So there were a number of pretty girls in the party, but it was Ragini who remained a so the center of attraction. Correct. The remedy lies in promoting values of humanism and democracy so as to combat the own brand of fascism. ठीक है, रेमेडी का मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो इलाज है वो किस चीज के अंदर है कि हम प्रमोट करें वैल्यूज, किस चीज की? ह्यूमैनिज्म की और डेमोक्रेसी की। ह्यूमैनिज्म और डेमोक्रेसी की वैल्यूज को प्रमोट करें ताकि हम लड़ाई कर पाए, so as to combat the ongoing brand of fascism, ताकि हम फैसिज्म से लड़ पाए। फैसिज्म इज समथिंग जहाँ पे एक ही अथॉरिटी होती है किसी देश के अंदर, और मतलब उसका टोटल कंट्रोल होता है जनता की सोच, काम पे, हर एक चीज पे। उस तरीके की सरकार को, उस तरीके की गवर्नमेंट को हम फैसिज्म, फासिस्ट बोलते हैं, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, यस मानसी, इस तरीके का बोला जाता है कि आर वी मूविंग टुवर्ड्स फैसिज्म, तो भी पता नहीं, कुछ थोड़े टाइम में पता चलेगा मे बी। इनडिस्क्रिमिनेट, हाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब फैसिज्म में तो इस तरीके का होता है कि भी गवर्नमेंट प्लस क्या बोलेंगे उससे, जो भी कैपिटलिज्म सब, हाँ लाइक कम्युनिज्म वैसे से कुछ। ठीक है, लाइक टोटल अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है, ऐसा होता है वो, लाइक काइंड ऑफ इन चाइना वैसा सही कुछ। तो यानी कि इसमें इसीलिए बोला गया ना, देखो ह्यूमैनिज्म और डेमोक्रेसी को हमें प्रमोट करना चाहिए, फिर डेमोक्रेसी हो, ह्यूमैनिज्म हो, ताकि हम इस चीज से लड़ पाए। तो अब ये है कि फैसिज्म से लड़ने के लिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी कि इसका फैसिज्म का एंटीडोट टाइप हो गया, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी है, यानी कि जहाँ पे लोगों को बोलने का अधिकार, सुनने का हक है, वो चीज हो गई डेमोक्रेसी। चलिए, तो एरर क्या होगा इसमें? सर द वैल्यूज, मतलब उनकी वैल्यूज Yes, बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम बता रहे हैं किस चीज की वैल्यू से लड़ना है, इडियाली वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग द वैल्यूज, तो इसमें एरर होगा और ये एरर होगा यहाँ पे। द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड डेमोक्रेसी। क्लियर है सब? क्लियर? When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. Correct. है ना? The fire नहीं होगा, सही। तो when the house was set on fire, ठीक है, दा की जरूरत नहीं है। तो जब आग लगी, उस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो फायर को हमने कैसे भी डिफाइन नहीं किया, बस बताया कि जब आग लग गई थी घर में, तब ऐसा ऐसा हो गया। तो हाउस ऑफ कोर्स डिफाइन होगा, जब उस घर में आग लगी तो सारे लोग ऐसे ऐसे करने लगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे द हट जाएगा। ऑन फायर, हाँ ऐसे ही, ऑन फायर। नेक्स्ट 13।
A first step in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. This is a very nice sentence. क्या बोल रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमें सॉल्यूशन निकालना, एक लॉजिकल सॉल्यूशन, तो पहला चीज ये है मतलब फर्स्ट स्टेप से क्या होना चाहिए कि हम इस चीज को पहचाने की प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि प्रॉब्लम को अगर हम सच में प्रॉब्लम मानेंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यस, बिल्कुल सही। अब फर्स्ट स्टेप नहीं होगा तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। हाँ, ऑर्डिनल आपने बताया था। यस, ऑर्डिनल करेक्ट मंदिर। तो फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट बताइए। लिटिल म्यूजिक नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless. ये मैं बोलना चाह रहा था कि जो भी उसे म्यूजिक की जानकारी थी, it was very helpful for him. नहीं, अबून ही होगा किरत, वो अबून इज फाइन, ठीक है। लिटिल म्यूजिक, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक ऐसे लिखा हुआ है, दैट ही possessed। क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके पास जितनी भी जानकारी थी उसकी, तो हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही तान्या शीतल, इसके लिए बोला आपने? हाँ, द लिटिल करेक्ट। अमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक। हाँ, जितनी भी जानकारी उसके पास थी, यस। ये बोले ना, लोग जितनी भी जानकारी वो possess कर रहा था, वो उसके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई जब वो काफी ज्यादा हेल्पलेस था। यस, ठीक है। तो द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him. अब नेक्स्ट पे देखो क्या होगा। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज। इन टेम्पर नहीं होगा, ये हम लिख लेते हैं अभी। अगर हम रूल्स में नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे इन अ टेम्पर होगा। तो देखो कैसे लिखा जाता है, इन अ टेम्पर, तो हमने लिख लिया इन अ गुड मूड, ठीक है। इन अ बैड मूड, तो यहाँ पे ए लगाते हैं साथ में। इन अ रेज, इन अ रेज, रेज मतलब वो भी गुस्से के लिए बोलते हैं हम लोग। इन अ टेम्पर भी गुस्से के लिए बोलेंगे, वो आजकल गुस्से में रहता है, ही रिमेन्स इन अ टेम्पर। हाँ, तो सिचुएशन होगी ना कि वो उस पे रहता है, आजकल उसका मूड इस तरीके का है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ही इज इन अ गुड मूड, ही इज इन अ बैड मूड, ठीक है। तो उसके लिए बताते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन में या इस तरीके के क्या बोलेंगे, सेट ऑफ माइंड इस वाले में है, ठीक है। तो इन अ रेज ये भी गुस्से के लिए यूज करते हैं, इन अ टाइम भी गुस्सा दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इनके साथ में इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख लेंगे, यू कैन नोट इट डाउन। इनके साथ हमेशा ए लगा के हम एक्सप्रेशन बनाते हैं जो भी यहाँ बनता है। चलिए 16, 17 और लिख लेते हैं। The orders of the manager may put the lives of 2,000 workers in a danger. No, the danger नहीं। इससे देखो आप लिख लेना भी, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ होगा हम लोग क्या बोलेंगे, इन डेंजर, इन डिटेल। ये वो है एक्सप्रेशंस जिनके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसे लिख सकते हो, इन डेंजर, इन डिटेल, इन फैक्ट, इन कंक्लूजन। कि जनरली आप इस तरीके से यूज कर रहे हो सेंटेंस में, उनके साथ में द या ए नहीं आता, इन अ डिटेल कुछ नहीं बोलते हम, इन फैक्ट, इन कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, These orders of the manager may put the lives of 2,000 workers in a danger. देखो सेंटेंस को अगर मैं in a danger of this thing, in a danger of losing their lives, ऐसा कुछ बोलते समझ में आता। यहाँ पे हम केवल बोल रहे हैं खतरे में डाल सकता है, तो एक इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। तो एक यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन के साथ में इन डेंजर, इन डिटेल, इन फैक्ट, इन कंक्लूजन, कुछ भी आप ऐसे बोल रहे हो, इसके साथ में विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, ठीक है। चलो भी आज 16 तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी स्टार्ट विद 17, ठीक है। 17 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और तो हम बाकी के क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो अलग करेंगे, या कुछ और एक्सरसाइज भी कर लेंगे साथ में, ठीक है। चलिए आज वाला क्लियर हुआ यहाँ तक?
व्हाट वर जो भी किया हम लोगों ने? चलिए नाइस। बाकी कोई भी क्वेश्चंस करना, जो भी आज हमने लिखा है पहले के रूल्स में वो पढ़ के देखिएगा, कोई भी डाउट हो उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, ओके।